हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थर्ड का अभी तक जो अपन ने किया है फर्स्ट और सेकंड चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट चैप्टर में जितना करवाया और सेकंड चैप्टर में जितना करवाया उतना आप कर लीजिएगा, उतना आपके लिए सफिशिएंट है। अब जो थर्ड चैप्टर से स्टार्ट होगा वो आपके मेन टॉपिक है, मतलब जो पार्ट बनता है आपका इनमें से बन जाता है लगभग पार्ट। तो यहाँ से जितना भी मैं करवाता हूँ आप उसके व्यू बढ़ाओगे और आप देखोगे उसको अच्छे से। एग्जाम्पल्स वगैरह आप मुझे स्क्रीनशॉट के रूप में उसके सेंड करोगे। आज मैं जो करवा रहा हूँ वो चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं थर्ड चैप्टर, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा एग्जाम के नज़रिए से भी। जो इस साल पेपर दे रहे हैं और जो नेक्स्ट ईयर देंगे उनके लिए सबके वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ से फोकस कीजिएगा आप। चैप्टर नंबर थर्ड स्टार्ट कर रहा हूँ आज बीएससी फाइनल ईयर का। बीएससी फाइनल ईयर चैप्टर नंबर थर्ड। चैप्टर थर्ड का नाम है कॉम्प्लेक्स फंक्शन लिमिट्स एंड कॉम्प्लेक्स फंक्शन लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी। ये आपके क्या है चैप्टर का नाम है, कॉम्प्लेक्स फलन, सम्मिश्र फलन, लिमिट सीमा एंड कॉन्टिन्यूटी सातत्यता। कॉम्प्लेक्स फलन की सातत्यता आप कैसे चेक करोगे वो चीज अपन इसमें देखेंगे। देखिए सबसे पहले डेफिनेशन, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होता है। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल सम्मिश्र चर, ये क्या होता है। अपन ने पढ़ा है x प्लस आल्टा वाई, जिसको अपन किससे लिखते हैं, z से लिखते हैं। तो यहाँ पे जो z होता है वो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, मतलब सम्मिश्र चर होता है। किसका, x और y का सम्मिश्र चर अपना क्या बना, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल बनता है, सम्मिश्र चर बनता है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखोगे। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है, दैट वेरिएबल which assume the values from a subset of complex number is called a complex variable. It is denoted by z, that is z is equals to x plus alpha. देखिए द वेरिएबल विच एज्यूम द वैल्यूज, ऐसी वैल्यूज जिनको अपन मानते हैं फ्रॉम ए सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर के सबसेट से, इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। इट इज डेनोटेड बाय z एंड z इज इक्वल्स टू x प्लस आल्टा y, जहाँ पे z क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल आपका कहलाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, कॉम्प्लेक्स फंक्शन। कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऐसा फंक्शन जहां से अपन ने z की वैल्यू को माना जाता है, ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है, अपना कॉम्प्लेक्स फंक्शन कहलाता है। देखिए एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन इज ए फंक्शन वेयर domain and range are subset of the complex plane। देखिए क्या डेफिनेशन है, ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन इज ए फंक्शन वेयर डोमेन एंड रेंज आर सबसेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन। जो भी अपन डोमेन और डोमेन की जो रेंज निकालते हैं वो सारे क्या हो, कॉम्प्लेक्स प्लेन में हो, तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन कहलाता है।
अब देखिए कॉम्प्लेक्स प्लेन कैसा होता है, उसको समझना है अपने को। कॉम्प्लेक्स फंक्शन से अपने को उसको क्लियरिटी हो जाएगी। कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है, देखिए कॉम्प्लेक्स प्लेन डेफिनेशन नहीं है, एज ए डायग्राम है। कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है, डोमेन को डोमेन अपन देखेंगे, रेंज देखेंगे। देखिए एक डायग्राम से करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जिसके अंदर एलिमेंट होते हैं किस टाइप के, जेड, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। इस प्लेन को क्या बोलते हैं, जेड प्लेन बोलते हैं कॉम्प्लेक्स का, और इसमें डोमेन एलिमेंट होते हैं एक्स वाई के। अब इसका कोडोमेन कैसे बनेगा, देखिए ये इसका क्या है, कोडोमेन है, और इससे कैसे लिंक होगा, किसी फंक्शन के द्वारा, किसी फंक्शन के द्वारा इससे क्या होगा, ये रिलेट होगा। तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाएगा आपके पास से, कॉम्प्लेक्स फंक्शन कहलाएगा, जिसमें इसको बोलते हैं जेड प्लेन और इसको क्या बोलते हैं, डब्ल्यू प्लेन। डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है, डब्ल्यू इज इक्वल टू यू प्लस आईटा वी, जहाँ पे यू भी किसके फंक्शन होते हैं, एक्स वाई के फंक्शन होते हैं। और जेड की वैल्यू क्या होती है, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आईटा, जेड की वैल्यू एक्स प्लस आईटा वाई, और डब्ल्यू वैल्यू यू प्लस आईटा वी। और u और v किसके फंक्शन होते हैं, x और y के, क्योंकि इसी का क्या है, ये कोडोमेन है, मतलब रेंज दिखाएगा एफ जेड होगी इसकी रेंज, ये डोमेन और ये इसका कोडोमेन, इसमें फंक्शन इस टाइप से डिफाइन होगा। तो ये कहलाएगा अपना कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर कोई फंक्शन। एज एग्जाम्पल इसको करते हैं अपन, देखिए कैसे। इससे एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कि अपन क्या कहना चाहते हैं। देखिए एग्जाम्पल आपके सामने कि एफ जेड इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर प्लस 1। आपके पास कोई फंक्शन एफ जेड दिया हुआ है, जेड स्क्वायर प्लस 1, जहाँ पे जेड की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस आईटा वाई। जेड की वैल्यू क्या है आपके पास, एक्स प्लस आईटा वाई। तो जेड स्क्वायर में क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, एक्स प्लस आईटा वाई की वैल्यू पुट करोगे, देखिए क्या आता है, करो पुट, क्या आएगा, एक्स प्लस आईटा वाई की स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 आईटा वाई माइनस का वाई स्क्वायर और प्लस 1। तो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 और माइनस का प्लस का 2 आईटा वाई। ये फंक्शन देखो एक्स वाई में आया, और ये फंक्शन में क्या आया, एक्स वाई के अंदर, मान सकते हो कि एक्स वाई के अंदर आया। तो इसको अपन बोलेंगे u और इसको बोलेंगे v, मतलब इस एरिया को क्या बोलेंगे, इस वैल्यू को अपन क्या बोलेंगे, u ऑफ एक्स वाई, और इस एरिया को बोलेंगे v ऑफ एक्स वाई। कि ये u फंक्शन है किसका, एक्स वाई का, और ये v फंक्शन है किसका, एक्स वाई का। यू एक्स वाई होता है रियल पार्ट ऑफ एफ जेड, ये एफ जेड के रियल पार्ट को शो करता है, जबकि ये क्या कहलाता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ। यू किसको दिखाएगा, रियल पार्ट को, और बी किसको दिखाएगा, इमेजिनरी पार्ट को। देखो इसमें आइटा है तो ये इसका क्या पार्ट हो गया, इमेजिनरी वाला हो गया, और इसमें क्या आइटा नहीं है तो ये क्या हो गया, रियल पार्ट हो गया। तो इसके अंदर, और एफ जेड की वैल्यू अब क्या होगी, देखो एफ जेड इज इक्वल्स टू यू प्लस आईटा, ये होता है अपना कॉम्प्लेक्स यू प्लस आईटा, एफ जेड इज इक्वल्स टू यू प्लस आईटा वी। ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, जिसको अपन किसके इक्वल लिखते हैं, डब्ल्यू के इक्वल लिखते हैं। ओके, अब देखिए एक डायग्राम और इसका, इससे और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। डब्ल्यू प्लेन जेड प्लेन में किस हिसाब से इसको समझाया जाता है वो देखिए।
ये अपना x, ये अपना y एक्सिस, ये अपना ओरिजिन, और यहाँ से ये पॉइंट कोई एक्स वाई मान लो, तो अपना z किस हिसाब से चलता है, x प्लस आएगा y के लिए। ये अपना हो गया z, ये अपना क्या हो गया z प्लेन। और उसके अंदर क्या होता है, w प्लेन के अंदर ये अपना होता है u, ये अपना होता है v। अगर कोई पॉइंट होगा अपना, ये क्या होगा u, और यहाँ से क्या होगा w इज इक्वल्स टू u प्लस आइटा, ये क्या होगा, इसको बोलेंगे w प्लेन। ठीक है, जहाँ पे u v किसकी वैल्यू होगी, एक्स वाई की फंक्शन होंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स फंक्शन बोलते हैं। तो अपनी कॉम्प्लेक्स फंक्शन डेफिनेशन कंप्लीट होती है। अब अपन देखते हैं लिमिट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन। देखिए नेक्स्ट इसमें लिमिट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन, लिमिट ऑफ फंक्शन, लिमिट ऑफ फंक्शन एफ जेड। एफ जेड का मतलब कॉम्प्लेक्स फंक्शन है जिसको अपन एफ जेड लिख सकते हैं। देखिए क्या डेफिनेशन होती है इसकी, इफ एफ जेड इज सिंगल वैल्यूड फंक्शन then L is called limit of fz at z equals to z net, that is limit z tends to z naught fz net is equals to L if fz is single valued function then L is called limit of fz। L को क्या बोलेंगे, लिमिट ऑफ fz बोलेंगे एट z इक्वल्स टू z नॉट, किसी पॉइंट z नॉट पे, that is लिमिट z tends to z नॉट fz is equals to L। तो L क्या होगी, उसके लिए कोई लिमिट होगी। देखिए if any epsilon greater than 0 there exists also delta greater than 0, then mod of fz minus L is less than epsilon whenever 0 z minus L fz minus L less than epsilon। ये इसकी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन होगी लिमिट ऑफ फंक्शन fz। मतलब किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन की एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन पूछे तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 डेल्टा इज आल्सो ग्रेटर देन 0 फॉर एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, देन fz माइनस L लिमिट L माइनस लेस देन किससे होना चाहिए, एप्सिलॉन से, व्हेनेवर 0 से बड़ा होना चाहिए z माइनस z नॉट, जिस पॉइंट पे आपको उसकी लिमिट निकालनी है, और लेस देन किससे होना चाहिए, वो डेल्टा से होना चाहिए। देखिए एक एग्जांपल है, fz is equals to z square where z naught is equals to iota और 0 तो z क्या है, iota के इक्वल, then 0 then to z minus iota। मतलब अपने वो पॉइंट किस पे चेक करना है, आइटा के ऊपर इसको चेक करना है। देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले then लिमिट z tends to iota, z अगर z tends to iota है तो इसमें अगर वैल्यू रखेंगे आइटा, तो आइटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -1। और अपने पास क्या आना चाहिए, -1 तो आ गया अपने पास वैल्यू। अब अपन किसको चेक करेंगे, fz माइनस आइटा स्क्वायर की वैल्यू अगर एप्सिलॉन से छोटी है तो एग्जिस्ट करता है, वरना एग्जिस्ट नहीं करता। देखिए अब अपन चेक करेंगे मोड ऑफ fz माइनस आइटा का स्क्वायर। देखिए fz की वैल्यू माइनस आइटा स्क्वायर की वैल्यू, fz की वैल्यू क्या रखेंगे अपन, जब आइटा की लिमिट है अपने पास क्या देखो z स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आएगा मोड ऑफ z स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, z
जेड माइनस आईटा और जेड प्लस आईटा। दोनों को अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा, लेस देन इक्वल आएगा। जैसे क्या है, जेड माइनस आईटा और जेड प्लस। जेड माइनस आईटा लेस देन है किससे, डेल्टा से, तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, लेस देन डेल्टा और जेड प्लस आईटा। जेड प्लस आईटा को फिर से अपन क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा और देख कर लो इसको, डेल्टा जेड माइनस आईटा प्लस 2 आईटा, जेड माइनस आईटा प्लस 2 आईटा। जेड माइनस आईटा प्लस 2 आईटा, इसको वापस से अपन ब्रेक करेंगे, लेस देन निशान चल ही रहा है अपना। देखिए लेस देन का निशान चल रहा है, किसके इक्वल चल रहा था, मोड ऑफ एफ जेड माइनस आईटा का स्क्वायर, लेस देन किससे हो गया था, डेल्टा। इसका अलग अलग कर लो, मोड ऑफ जेड माइनस आईटा और प्लस में मोड ऑफ 2 आईटा, लेस देन इसकी वैल्यू क्या है, डेल्टा, 2 इसमें 12 आएगा, और आईटा मोड आईटा की वैल्यू अपन डेल्टा से नीचे लेके चल रहे हैं, तो यहाँ से क्या आ गया 2 डेल्टा, यहाँ से वैल्यू क्या है इसकी 3 डेल्टा, डेल्टा स्क्वायर होता नहीं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3 डेल्टा, और डेल्टा की वैल्यू अपन मान लेंगे 3 एप्सिलॉन बाय 3, तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी एप्सिलॉन, ठीक है। डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय, मान सकते हैं डेल्टा और एप्सिलॉन में हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो अपन इसकी वैल्यू यहाँ से एज्यूम कर सकते हैं। सो लिमिट एग्जिस्ट कर लो, जेड टेंड्स टू आईटा एफ जेड इज इक्वल्स टू माइनस, तो वो क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि एप्सिलॉन डेल्टा में क्या आ गया, अपने पास एक रिलेशन आ गया। अब देखेंगे कॉन्टिन्यूटी के लिए सातत्यता, किसी कॉन्टिन्यूस फंक्शन की सातत्यता क्या होती है, सततता कैसे प्रूव करते हैं। Continuity of a function f z at z is equals to z, किसी फलन की जो कि क्या है, कॉम्प्लेक्स फलन है, उसकी सातत्यता चेक करते हैं किसी पॉइंट z इज इक्वल्स टू z नॉट पर। ए फंक्शन एफ जेड इज said to be continuous at z is equals to z naught if limit z tends to z naught f z is exist and f of z naught is also exist such that limit z tends to z naught f of z is equals to f of z, this mode में f of z, ठीक है। A function f z is said to be continuous at z equals to z naught if limit of z tends to z naught f z is exist and f z naught is also exist such that limit z tends to z naught f z is equals to f z naught। तो ये अपनी डेफिनेशन होगी इसके लिए, कॉन्टिन्यूटी की ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड के लिए किसी पॉइंट z नोट पर। अब इसके लिए अपन देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, इसी कुछ एक नोट्स हैं वो उसको लिखते हैं पहले। देखिए नोट फर्स्ट नोट क्या है, एफ जेड इज continuous then u and v are also continuous। अगर कोई फंक्शन एफ जेड कॉन्टिन्यूस हो तो u और v जो आपके क्या है w इज इक्वल्स टू
u प्लस आइटा भी है वो भी क्या होंगे अपने कॉन्टिन्यूस ही होंगे। दूसरी देखिए इसकी प्रॉपर्टी एफ जेड एंड जी जेड आर कॉन्टिन्यूस देन अगर कोई दो फंक्शन आपके पास एफ जेड और जी जेड और वो दोनों क्या है कॉन्टिन्यूस है तो आपके इसके लिए प्रॉपर्टीज होगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसके लिए एफ प्लस जी इज कॉन्टिन्यूस। सेकंड प्रॉपर्टी एफ माइनस जी इज कॉन्टिन्यूस। थर्ड प्रॉपर्टी एफ डॉट जी इज कॉन्टिन्यूस। और फोर्थ प्रॉपर्टी एफ अपॉन जी इज कॉन्टिन्यूस और जी नॉट इक्वल टू। तो ये इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज होंगी जो अपने को कॉन्टिन्यूटी के अंदर सेकेंड ईयर में अपने पढ़ी है कि कॉन्टिन्यूटी की अपनी कंडीशन होती है कि एफ प्लस जी भी कॉन्टिन्यूस होता है, एफ माइनस जी भी होता है, एफ डॉट जी भी होता है डॉट ही, और एफ अपॉन जी भी कॉन्टिन्यूस होता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के अंदर भी वही अप्लाई होती है जो उसके अंदर अप्लाई होती है। अब नेक्स्ट देखिए इसके बाद यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी क्या होती है। देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी क्या होती है। इफ एफ जेड इज ए कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड on domain D, define on domain D of a Z plane is said to be uniformly continuous if for all epsilon greater than 0 also there exists delta is greater than 0 such that mode of fz1 minus fz2 is less than epsilon 4 mode of z1 minus z2 is less than delta there z1 z2 belongs to। देखिए क्या है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। इफ एफ जेड इज ए कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन डोमेन डी ऑफ ए जेड प्लेन इज सेड टू बी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, उसको यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे कब, जब एप्सिलॉन और डेल्टा इस हिसाब से एग्जिस्ट हो कि वो पॉजिटिव हो, तो एफ जेड वन माइनस एफ जेड टू का मोड लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए फॉर जेड वन कोमा जेड टू लेस देन डेल्टा, कि वो जो इनके एलिमेंट होंगे Z1 Z2 वो क्या होने चाहिए, डोमेन के एलिमेंट होने चाहिए और दोनों पे उनकी लिमिट क्या करनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस, एक समान सतत कहलाएगा। अब देखिए इसके बाद एक एग्जांपल कर लेते हैं लास्ट। मोस्ट एग्जांपल है, इसको कई बार एग्जाम में पूछा भी गया आपसे। देखिए एग्जांपल वन यही कि आपको प्रूफ करना है लिमिट z टेंड्स टू 2 e की पावर आएगा पाई बाई 3 z क्यूब बाई 8 अपॉन में z की पावर 4 प्लस 4z स्क्वायर प्लस 60। इसमें आपको ये लिमिट एग्जिस्ट करवानी है। देखिए कैसे करवाएंगे सॉल्यूशन, देखिए इसका सबसे पहले आपको एक माननी है चीज़ z की पावर 6 माइनस 64, ये आपको मानना है। तो z की पावर 6 माइनस 64 को क्या लिख सकते हैं, z स्क्वायर की क्यूब माइनस 4 की क्यूब। इसको आप क्या लिख सकते हो, z स्क्वायर की क्यूब एक क्यूब माइनस z स्क्वायर माइनस 4 और z की पावर 4 4z स्क्वायर प्लस
16 देख सकते हैं। अब देखिए ऐसी टर्म आपके नीचे साइड में, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे जेड स्क्वायर माइनस 4 से ऊपर और नीचे, मल्टीप्लाई टू जेड स्क्वायर माइनस 4। तो करिए इसको मल्टीप्लाई, क्या आएगा, लिमिट जेड टेंड्स टू 2 आइटा पाई बाई 3। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जेड स्क्वायर माइनस 4 और जेड क्यूब प्लस 8 अपॉन में जेड स्क्वायर माइनस 4 जेड की पावर 4 जेड स्क्वायर प्लस 16। इन दोनों टर्म को आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या आएगा, देखिए लिमिट जेड टेंड्स टू 2 की पावर आइटा पाई बाई 3 जेड स्क्वायर माइनस 4 जेड की क्यूब प्लस 8 अपॉन में, ये नीचे वाली टर्म अपनी क्या बनेगी, जेड की स्क्वायर की क्यूब माइनस 4 की क्यूब, तो मतलब जेड की पावर 6 माइनस 64, यही बनेगा। अब देखिए इससे क्या बनाते हैं अपन, लिमिट जेड टेंड्स टू 2 की पावर आइटा पाई बाई 3, ऊपर वाली टर्म को बढ़ा दे दो और जेड की क्यूब प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, जेड की क्यूब की स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, 8 की स्क्वायर। देखिए लिमिट जेड टेंड्स टू 2 की पावर आइटा पाई बाई 3, यहाँ से क्या है, जेड स्क्वायर माइनस 4 जेड क्यूब प्लस 8 अपॉन में जेड की क्यूब प्लस 8 और जेड की क्यूब माइनस, एक टर्म फिर से कैंसिल होगी, क्या आया, लिमिट जेड टेंड्स टू 2 की पावर आइटा पाई बाई 3, ऊपर क्या है, जेड स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में जेड की क्यूब माइनस। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा, इतना आपको पता है। अब देखिए ऊपर नीचे क्या करें जिससे कि अपनी लिमिट प्रूफ हो जाए, इसमें लिमिट पुट करो जेड की सही लिमिट पुट होगी 2 की स्क्वायर 4 की पावर आइटा पाई बाई 2 पाई बाई 3 और माइनस 4 अपॉन में जेड की क्यूब है तो कितना आएगा 8 की पावर आइटा 3 पाई बाई 3 माइनस, ऊपर नीचे क्या ले लो 4 और 8 कॉमन ले लो तो ऊपर क्या आएगा 4, नीचे क्या आएगा 8 कॉमन आ गया तो ऊपर क्या बचा अपने पास, e की पावर आइटा 2 पाई बाई 3 माइनस 1 अपॉन में e की पावर पाई आइटा माइनस 1 बाई 2, क्या है देखो, e की पावर आइटा 2 पाई बाई 3 को क्या लिख सकते हैं, कोस 2 पाई बाई 3 प्लस आइटा साइन 2 पाई बाई 3 और माइनस अपॉन में क्या आएगा, कोस पाई प्लस आइटा साइन पाई माइनस 1। ए की पावर आइटा थीटा का फॉर्मूला होता है, मैं आपको बाद में बताऊंगा फॉर्मूला क्या होता है। इसके बाद देखिए 1 बाई 2 कोस 2 पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है, माइनस 1 बाई 2 प्लस आइटा रूट 3 बाई 2 माइनस 1 अपॉन में माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1, यही वैल्यूज होगी। अब देखिए इसके बाद सॉल्यूशन इसका, वन बाई 2 अंदर क्या बचा अपने पास, माइनस का 3 बाई 2 प्लस आइटा रूट 3 बाई 2 अपॉन में माइनस 1 माइनस 2, तो क्या आया माइनस 3 माइनस माइनस इसमें कॉमन आ जाएगा, माइनस 1 बाई 2 1 बाई 4 1 बाई 8, तो माइनस का 1 बाई 8 और 3 प्लस माइनस 3 प्लस आइटा, और ये क्या है इसका माइनस 3 प्लस आइटा रूट और माइनस कॉमन मिलेगा। तो स्टूडेंट यहाँ तक के आप क्वेश्चन करोगे, इसके आगे तक, इसके आगे वाला अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। बाकी इसको आप कंप्लीट करोगे, यहाँ तक कोई डाउट होता है तो आप कमेंट और इसके अंदर कमेंट के अंदर या फिर व्हाट्सएप चैट पे पूछ सकते हैं। ओके गाइस, टेक केयर।